बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नया टॉपिक है, आज नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15, द ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ग्रुप नंबर 15 को ग्रुप नंबर 5 भी कहते हैं। इसमें 5 एलिमेंट्स आते हैं: नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। इंट्रोडक्शन क्या है? ग्रुप 15 एलिमेंट्स विच हैव नाइट्रोजन, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth are called निक्टोजेंस। इन्हें हम निक्टोजेंस कहते हैं। इनमें कुछ फास्फोरस जो है उसके रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स भी हैं। तो अकरेंस, एक्सट्रैक्शन एंड यूजेस देखते हैं। नेचुरली अकरिंग, सबसे पहले नाइट्रोजन को देखते हैं। नेचुरली अकरिंग नाइट्रोजन मेक्स अप 78% बाय वॉल्यूम ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। जो हमारे इर्द गिर्द ज़मीन के ऊपर हवा है उसके अंदर बहुत सारी गैसेस हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो नाइट्रोजन है और उसकी परसेंटेज है 78%। और उसमें से एक रेडियो एक्टिव भी है, वो N15 है, वो थोड़ी सी बिल्कुल अमाउंट में है N15 जो है। इसी तरह नाइट्रोजन के नाइट्राइड्स, इसी तरह अमाइनो एसिड में नाइट्रोजन है और मिनरल्स में नाइट्रेट्स की फॉर्म में है, ये अवेलेबल हैं। फास्फोरस जो है वो कंबाइंड फॉर्म में बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह हमारे पास है कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट हड्डियों में मौजूद होता है और दांतों में होता है। कैल्शियम फास्फेट अकर्स इन बोन्स एंड टीथ एंड एनिमल टिश्यूज़, और बहुत सारे एनिमल टिश्यूज़ में होता है। कैल्शियम फास्फेट अकर्स इन बोन्स एंड टीथ एंड एनिमल इसके अलावा फास्फेट एस्टर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। जो डीएनए है, डीएनए जो है वो नाइट्रोजनस बेस, ग्लूकोज नहीं, 5 मेंबर रिंग, 5 कार्बन शुगर जो राइबोज या डीऑक्सी राइबोज है और फास्फोरिक ग्रुप से मिलकर बनता है, जिसे हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ये यूनिट बनता है तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ के पॉली न्यूक्लियोटाइड बनता है, जिसे डीएनए कहते हैं। तो डीएनए जो है ये फास्फेट एस्टर्स की शक्ल में होता है न्यूक्लियोटाइड डीएनए के अंदर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। डीएनए होगा तो लाइफ मुमकिन होगी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फास्फोरस अकर्स नेचुरली इन द फॉर्म ऑफ एपाटाइट्स। ये जो एपाटाइट्स है ये कैल्शियम, हैलोजन और फास्फेट के मिनरल होता है, तीनों का मिलके। तो फ्लोरीन इसमें होता है, क्लोरीन हो सकता है, ठीक है, XOH भी हो सकता है। तो ये डिफरेंट मिनरल्स पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट में जो फास्फोरस के हैं नेचुरली। इन सब को एपाटाइट्स कहते हैं। मेजर डिपॉजिट्स ऑफ द एपाटाइट कंटेनिंग और फास्फेट रॉक अकर्स इन नॉर्थ अफ्रीका। ये बताया हुआ है कि कौन कौन से इलाके में ये एपाटाइट्स ओर्स जो हैं वो पाई जाती हैं। अब इनको कैसे हासिल करते हैं, एक्सट्रैक्शन क्या है? एलिमेंटल फास्फोरस। अब सबसे पहले नाइट्रोजन को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? द इंडस्ट्रियल सेपरेशन ऑफ, बड़े पैमाने पे नाइट्रोजन को हमने लेना है, तो आगे हम पढ़ेंगे कि हम इसको हासिल करने के लिए जो लिक्विड में जो इतनी ज़्यादा अमाउंट में है, तो लिक्विड को ही एयर में इतनी ज़्यादा अमाउंट में है तो उसको ही हम एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन बनाएंगे वहाँ। इसी तरह जो फास्फेट रॉक्स हैं उनकी माइनिंग करते हैं और फिर उसके बाद एलिमेंटल फास्फोरस जो होती है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं फास्फेट रॉक में से, और वो ज़्यादातर किस शक्ल में हमें मिलती है? कैल्शियम फास्फेट की शक्ल में मिलती है, ठीक है। बाय हीटिंग विद सैंड एंड कोक, और रेत और कोयला लेकर उसमें इसकी और मिक्स करते हैं फास्फेट और रॉक को, और फिर हमें मिलती है। और इलेक्ट्रिक फर्नेस के अंदर इसको करते हैं तो हमें फास्फोरस मिलती है इस तरीके से। फास्फोरस वेपर्स जो हैं वो डिस्टिल हो जाते हैं, डिस्टिल आउट, ऊपर वेपर बनकर ऊपर आकर ठंडे होकर इकट्ठे हो जाते हैं और वाइट फास्फोरस हमें इस तरह हासिल होती है, ठीक है। कैल्शियम फास्फेट को रेत और कोयले के अंदर मिक्स करके इलेक्ट्रिक फर्नेस के अंदर हमें P4 यानी P4 वाइट फास्फोरस का फार्मूला है वो हासिल होती है। वेपर्स की फॉर्म में ठंडा करके लिक्विड फॉर्म में सॉलिडिफाई कर लेते हैं। इनके यूजेस क्या हैं? नाइट्रोजन सबसे पहले आती है। पहला यूज़ क्या है?
अ लार्ज प्रोपोर्शन, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है, यूजेस पीछे भी मैंने बताया था, जो चैप्टर नंबर 14 में हमने देखा था ग्रुप 14 के। तो इधर चैप्टर नंबर 15 में भी ग्रुप नंबर 15 के जो हैं एलिमेंट्स, इनके यूजेस देख लेते हैं। अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ नाइट्रोजन इज़ कन्वर्टेड टू अमोनिया। अब ज़्यादातर जो नाइट्रोजन है उसे अमोनिया में इसलिए कन्वर्ट करते हैं क्योंकि अमोनिया से फर्टिलाइज़र्स बनती हैं। अमोनिया खुद एक फर्टिलाइज़र है, अमोनियम नाइट्रेट्स, यूरिया और अमोनियम फास्फेट, सारी फर्टिलाइज़र इससे बनती हैं, जिससे खुराक बनती है। गैशियस नाइट्रोजन इज़ वाइडली यूज टू प्रोवाइड इनर्ट एटमॉस्फेयर। अब गैस की फॉर्म में जो नाइट्रोजन है उसमें नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड होता है जो बड़ा मजबूत होता है, तो कहीं भी इनर्ट एटमॉस्फेयर पैदा करनी हो कि रिएक्शन ना हो और गैस भी ज़रूरत हो, तो वहाँ नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं। कहाँ? बोथ इंडस्ट्री लेवल पे किसी माहौल, किसी रिएक्शन के दौरान इनर्ट एटमॉस्फेयर रखनी है या कोई और, तो वहाँ यूज़ करते हैं। इन द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, ये बल्ब जो होते हैं, बल्ब वगैरह पर, उनमें नाइट्रोजन यूज़ करते हैं क्योंकि वो जो उसके अंदर वायर लगी होती है या एक जिस तरह तार सी लगी होती है और वो हीट अप होती है, तो नाइट्रोजन गैस उससे रिएक्ट नहीं करती और वो चलता रहता है। इन द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर्स के बनाने में, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान है इसके बनाने में इनर्ट गैस चाहिए और वो नाइट्रोजन यूज़ करते हैं, और लैब के अंदर भी ये यूज़ होती है। नंबर 3 यूज़ क्या है? लिक्विड फॉर्म में नाइट्रोजन जो है वो बहुत ही अच्छा कूलेंट है, इसे कूलिंग गैस के तौर पे यूज़ करते हैं। कहीं न्यूक्लियर रिएक्टर या और जगह पे बहुत टेम्परेचर बढ़ता है तो उसे ठंडा करने के लिए नाइट्रोजन को यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह इसे उस प्रोसेस में यूज़ करते हैं जहाँ फ्रीजिंग करनी हो, फ्रीजिंग प्रोसेसेस में यूज़ करते हैं। नाइट्रोजन बेस्ड केमिकल्स आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। अब नंबर 4 यूज़ क्या है? नाइट्रोजन की बहुत सारे केमिकल्स में होती है, जिस तरह नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र्स में होती है, नाइट्रिक एसिड जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, नाइट्रेट सॉल्ट्स में यूज़ होती है, धमाका की चीज़ें एक्सप्लोसिव बनाने में, सच एज नाइट्राइट एक्सप्लोसिव क्या है? नाइट्रोग्लिसरीन एक एक्सप्लोसिव है, ट्राई नाइट्रोटोलिन TNT एक्सप्लोसिव है, इसी तरह नाइट्राइट सॉल्ट्स बनाने में यूज़ होती है। इसी तरह मीट की क्योरिंग में यूज़ होती है। मीट की क्योरिंग में क्या होती है? क्योंकि ये उसका कलर नहीं चेंज होने देती। कैसे नहीं कलर चेंज होने देती? वेयर दे प्रिवेंट डिसकलरेशन नहीं होने देती। कैसे? बाय इनहिबिटिंग ऑक्सीडेशन ऑफ द ब्लड, जो उसके अंदर मीट के अंदर ब्लड होता है उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होने देती और वो उसको रेड ही रहता है। इसी तरह साइनाइड बनाने में यूज़ होती है और एजाइड बनाने में यूज़ होती है। ये एजाइड्स और सायानाइड्स, इसी एजाइड्स जो हैं ये कहाँ यूज़ होते हैं? ये गाड़ियाँ जो हैं जिनके अंदर हम कहते हैं एयर बैग्स लगे होते हैं, तो जब वो ज़ोर से उसके एयर बैग के साथ कोई चीज़ टकराती है तो वो डिकम्पोज होकर उसमें से नाइट्रोजन गैस निकलती है, जिससे क्या हो जाता है? एयर बैग फूल जाता है। और ये MCQ भी बनेगा। एयर बैग फूलने से क्या होता है? एयर बैग फूलने से यानी वो सीने के साथ लगता है और इंजरी का चांस कम हो जाता है, डेथ का चांस कम हो जाता है। ये एजाइड जो है वो डिकम्पोज, वो भरी हुई होती है पाउडर फॉर्म में उसके अंदर, एयर बैग के अंदर, तो एयर बैग के अंदर से जब उसको ज़ोर से कोई चीज़ टकराती है, एक्सीडेंट के दौरान इंसान टकराता है, तो वो डिकम्पोज होकर एजाइड जो है नाइट्रोजन गैस बनाती है और उससे बैलून फूल जाता है और वो हिफाजत करता है। अब आ गया फास्फोरस। फास्फोरस के भी बहुत सारे यूजेस हैं। पहला यूज़ क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ फास्फोरस इज़ इन फास्फेट फर्टिलाइजर्स। तो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स के बाद सबसे इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर्स फास्फेट फर्टिलाइजर्स हैं। कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम सुपर फास्फेट, अमोनियम फास्फेट, ये सारे फर्टिलाइजर्स हैं। क्योंकि फास्फोरस होगी ज़मीन में तो DNA बनेगा और पौधे की ग्रोथ होगी। इसी तरह बोन ऐश, हड्डियों को जलाकर हड्डियाँ बर्न करें, हड्डियों में कैल्शियम फास्फेट होती है, तो जब हड्डियाँ जलते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड सारे जल जाते हैं तो कैल्शियम फास्फेट आ जाती है। बोन ऐश जो असल में कैल्शियम फास्फेट होती है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसलिए इसे आग नहीं लगी, बाकी सारी चीज़ें जल जुल जाती हैं, तो जो काली राख बचती है उसे बोन ऐश कहते हैं। बोन ऐश जिसके अंदर कैल्शियम फास्फेट मौजूद है इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बोन चाइना। यानी आजकल जो अच्छी क्वालिटी के बर्तन आ रहे हैं जिन्हें हम कहते हैं ये चीनी के सेट हैं, उनमें ये बोन ऐश, उस तो दुकान वाले के पास भी जाएं तो वो भी कहता है कि बोन का सेट है, ठीक है, क्योंकि उसमें ये बोन ऐश यूज़ होती है, हड्डियाँ जला के उसका पाउडर यूज़ होता है। मोस्ट वाइट फास्फोरस इज़ कन्वर्टेड, फास्फोरस की
तीन कलर्स हैं, वाइट, रेड और ब्लैक फास्फोरस आगे पढ़ेंगे, एलोट्रॉप्स हैं। तो जो वाइट फास्फोरस है इसे हम फास्फोरिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं या फिर ऐसे कंपाउंड बनाते हैं जिस तरह फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, इसी तरह फास्फोरस पेंटासल्फाइड, क्योंकि ऑक्सीजन और सल्फर छठे ग्रुप से हैं तो 10 ऑक्सीजन है तो 10 ही सल्फर होंगे फास्फोरस के साथ जब रिएक्शन होगा। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, ये सारे कंपाउंड बड़े इंपॉर्टेंट है, तो वाइट फास्फोरस को इन्हीं कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। नंबर 4 यूज़ क्या है, फास्फोरस से जो फास्फोरिक एसिड बनता है, फास्फोरिक एसिड इज़ इंडस्ट्रियली वेरी इंपॉर्टेंट। फास्फोरिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे यूज़ करते हैं बड़े पैमाने पे इन द प्रोडक्ट फर्टिलाइजर्स, इससे फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स बनती हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। इसी तरह डिटर्जेंट्स वगैरह बनाए जाते हैं, सरफ वगैरह, और ये जो फूड एडिटिव्स का मतलब है खाने वाली चीज़ें, ख़ासतौर पे ड्रिंक्स, ये जो कोक है, स्प्राइट है, इसमें फास्फोरिक एसिड डाल देते हैं, ये एडिटिव। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द शार्प टेस्ट ऑफ मैनी सॉफ्ट ड्रिंक्स। ये जो बोतल पीते हैं हमने और चुभती है गले को या उसका खट्टा जायका लगता है क्योंकि उसमें फास्फोरिक एसिड डाला होता है प्रिजर्वेटिव के तौर पे, एंड इज़ यूज टू रिमूव ऑक्साइड एंड स्केल फ्रॉम द सरफेस ऑफ आयरन एंड स्टील। लोहे को जंग लग जाता है या स्क्रैचेस आ जाते हैं तो फास्फोरिक एसिड से वो धो सकते हैं, उसको साफ़ कर सकते हैं। नंबर 5 यूज़ क्या है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड को कहाँ यूज़ करते हैं बड़े पैमाने पे। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड इज़ आल्सो मैन्युफैक्चर्ड ऑन अ लार्ज स्केल। इट इज़ इसे कहाँ ये बनती है और इसे कहाँ यूज़ करते हैं, इट इज़ अ प्रीकर्सर टू मैनी ऑर्गेनोफास्फोरस का कंपाउंड। जब आप थर्ड सेमेस्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो अल्कोहल्स हैं या और बहुत सारे एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उनका रिएक्शन PCl3 के साथ करवाते हैं, तो PCl3 ऑर्गेनिक कंपाउंड में यूज़ होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्शन करने में, इंक्लूडिंग नर्व एजेंट्स, इससे नर्व एजेंट्स बनते हैं ये जो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है। इसी तरह फ्लेम को यानी किसी जगह पे फ्लेम को बुझाना है तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड गैस को यूज़ करते हैं, लिक्विड को फास्फोरस फ्लेम रिटार्डेंट्स के तौर पे यूज़ होती है। इसी तरह कीड़े मकोड़ मारने वाली जो दवाइयाँ होती हैं उनको, इंसेक्टिसाइड, उनको बनाने में फास्फोरस ट्राइक्लोराइड यूज़ होती है। नंबर 6 यूज़ क्या है, फास्फोरस इज़ इम्पॉर्टेंट इन स्टील मैन्युफैक्चरिंग, इसे स्टील की इंडस्ट्री में इसे यूज़ करते हैं। एंड इसी तरह ब्रॉन्ज जो होते हैं, यानी ब्रॉन्ज एक अलॉय है कॉपर का, तो उसको उसमें फास्फोरस ऐड करते हैं तो ऐसे ब्रॉन्ज को कहते हैं फास्फोर। ब्रॉन्ज बनाने में यूज़ होता है फास्फोरस। आखिरी यूज़ क्या है, रेड फास्फोरस की एक एलोट्रोपिक फॉर्म है रेड, वो कहाँ यूज़ होती है, रेड फास्फोरस इज़ यूज्ड इन सेफ्टी मैचेस। वो जो माचिस की तीली है उसके सिरे पे लगाते हैं फास्फोरस ताकि रगड़ बने, और ये इसको आग भी लगती है रेड फास्फोरस को, इसलिए वो रगड़ से क्या हो वो स्पार्क उसको लगे और वो बर्न होना शुरू हो जाए। एंड इन द जनरेशन ऑफ स्मोक, धुआं पैदा करने में कहाँ फायर स्मोक्स क्या होते हैं, फायर वर्क्स क्या होते हैं जहाँ धुआं वगैरह बनाया जाता है, स्मोक बॉम्ब जो होते हैं ताकि धुआं ही धुआं हर तरफ हो जाए, उधर फास्फोरस यूज़ होती है। अब आ गया आर्सेनिक। आर्सेनिक के जो सॉल्ट हैं एंड आर्साइंस, ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। आर्सेनिक को जहर कहते हैं, आर्सेनिक जो है यानी सैंखिया इसको कहते हैं, ये बहुत ख़तरनाक है। तो आर्सेनिक ये लाहौर के अंदर जो मुख्तलिफ पावर ये जो फ़िल्टर प्लांट लगे हुए हैं वहाँ लिखा हुआ है कि इसे ये सैंखिया आर्सेनिक को पानी में आने से फ़िल्टर रोकता है। मुख्तलिफ जगहों पे पानी जो हम फ़िल्टर वगैरह से लाते हैं उसका मकसद ये है कि ज़मीन के अंदर से जो हार्मफुल केमिकल्स हैं या हार्मफुल एजेंट्स हैं वो ना पानी में आएँ, एलिमेंट्स फॉर एग्जांपल आर्सेनिक ना आए। आर्सेनिक जो होता है इससे बहुत सारे मसाइल हैं, कैंसर इसकी बहुत बड़ी वजह बनता है और बहुत सारे मसाइल हैं। तो आर्सेनिक इसलिए फ़िल्टर का पानी जो होता है अच्छे फ़िल्टर का, यानी जो सही फ़िल्टर लगा हुआ है, प्रॉपर मशीनरी वर्क कर रही है, वो पानी ही घरों में यूज़ करना चाहिए। आर्सेनिक सॉल्ट्स एंड आर्साइंस आर एक्सट्रीमली टॉक्सिक, ये बहुत टॉक्सिक होते हैं। और यूजेस ऑफ आर्सेनिक कंपाउंड इन वीड किलर्स कहाँ यूज़ करते हैं, जड़ी बूटियाँ ख़त्म करने में, शीप एंड कैटल डिप्स, यानी ये जो भेड़ बकरियाँ इनको नहलाने में ताकि उनके ऊपर से, इसी तरह पॉइजन्स अगेंस्ट वर्मिन और लेस वाइड स्प्रेड देन, ये इनको पहले पॉइज़न के तौर पे भी यूज़ करते थे, यानी जुएँ वगैरह मारने के लिए। ये सारी चीज़ें इतनी कॉमन नहीं हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, इसलिए ये सारे जो इस्तेमालात हैं ये कम हो गए हैं, पहले ज़माने में ये ज़्यादा थे। अब आ गया अगला जो एलिमेंट है आर्सेनिक के बाद, वो एंटीमनी है।
जिसे सुरमा भी प्योर फार्म में सुरमे के तौर पे भी यूज़ करते हैं। एंटी मनी कंपाउंड्स आर लेस टॉक्सिक, ये आर्सेनिक कंपाउंड से कम टॉक्सिक है, लेकिन अगर ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करें तो ये लीवर को डैमेज करना शुरू कर देते हैं और कैंसर लीवर का होना शुरू हो जाता है। पोटासियम एंटी मनी टार्ट्रेट जो है, पोटासियम एंटी मनी टार्ट्रेट जो है ये कहाँ यूज़ होता है? ये पहले ज़माने में यूज़ होता था मेडिकली एज एन एमेटिक, ठीक है, एंड ये सांस की मसाइल के लिए एक्सपेक्टोरेंट, ठीक है, सांस वगैरह के मसलों के लिए और मरहम के तौर पे यूज़ होता था, बट हैज़ नो रिप्लेस्ड बाय लेस टॉक्सिक रिएजेंट, लेकिन उसकी जगह अब ऐसी चीज़ें बन चुकी हैं जो इतनी ख़तरनाक नहीं हैं। अगला आखिरी एलिमेंट है बिस्मत। बिस्मत इज़ वन ऑफ द लेस टॉक्सिक हैवी मेटल, ये हैवी मेटल भी है, काफ़ी ज़्यादा इसका एटॉमिक नंबर है, लेकिन टॉक्सिक भी कम है और इसके कंपाउंड भी कम टॉक्सिक हैं, such as the subcarbonate find use in stomach remedies, मैदे में इसलिए है तो उसको यूज़ कर सकते हैं, ख़ास तौर पे अल्सर वगैरह है, ज़ख़म है मैदे में तो इसको यूज़ कर सकते हैं। अब आर्सेनिक को देख लेते हैं। आर्सेनिक का एक यूज़ हमने देखा था, आर्सेनिक का मज़ीद यूज़ देखते हैं। आर्सेनिक इज़ अ डोपिंग एजेंट। आर्सेनिक जो होता है इन सेमी कंडक्टर्स, जो सेमी कंडक्टर बनाते हैं तो सेमी कंडक्टर बनाने में सेमी कंडक्टर सिलिकॉन वगैरह के बनते हैं, ठीक है, तो सेमी कंडक्टर्स की तैयारी में डोपिंग के तौर पे यानी उसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम आर्सेनिक यूज़ कर सकते हैं। आर्सेनिक इज़ अ डोपिंग एजेंट इन सेमी कंडक्टर्स एंड गैलियम आर्सेनाइड हैज़ वाइड स्प्रेड यूजेज इन सॉलिड स्टेट डिवाइसेस। सॉलिड स्टेट डिवाइसेस में गैलियम आर्सेनाइड यूज़ होता है एंड सेमी कंडक्टर्स वगैरह बनाने में, ठीक है। इसी तरह यूजेस ऑफ आर्सेनिक इंक्लूड दोज इन द सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री, अलॉय बनाने में यूज़ होता है, ठीक है, उससे स्ट्रेंथ बढ़ती है लेड की, एंड इन बैटरीज वगैरह बनाने में। इसी तरह एंटी मनी ऑक्साइड इज़ यूज इन पेंट्स, एडहेसिव्स एंड प्लास्टिक्स वगैरह बनाने में, फ्लेम रिटार्डेंट वगैरह के तौर पे, इन फोटोइलेक्ट्रिक डिवाइसेस एंड फोटोइलेक्ट्रिक डिवाइसेस में जो रोशनी में चलती हैं, रोशनी में जिनमें करंट पैदा होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मटीरियल सच एज, ये सारी चीज़ें बनाने में यूज़ होता है। बिस्मत आर इन बिस्मत ऑक्सीक्लोराइड इन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाने में यूज़ होता है, क्रीम हेयर डाइज वगैरह में, ठीक है, बनाने में यूज़। अदर यूजेस आर एज ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ होता है, हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स के तौर पे यूज़ होता है। बिस्मत ऑक्साइड हैज़ मैनी यूजेस इन द ग्लास एंड सिरेमिक इंडस्ट्री एंड फॉर कैटलिस्ट एंड मैग्नेट्स के तौर पे ये यूज़ होता है, ठीक है। अब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में कोई ख़ास फिज़िकल प्रॉपर्टी, आयनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक रेडियस वो जनरल जिस तरह है वैसे ही है। हम डायरेक्ट आ जाते हैं कि जो नाइट्रोजन है वो पहला मेंबर है ग्रुप नंबर 14 का, तो वो अपने बाकी मेंबर से किस तरह डिफरेंट है। तो डिफरेंस की वजह क्या है? सबसे पहले डिफरेंस की वजह देख लेते हैं। नाइट्रोजन के पास 2 शेल्स हैं, सिर्फ कितने शेल्स हैं? 2, और 2 शेल जो होते हैं, पहले शेल में s ऑर्बिटल होता है और दूसरे शेल में s और p सिर्फ होता है, तो d ऑर्बिटल तो होता नहीं है। बाकी जितने भी फास्फोरस में 3 शेल हैं, आर्सेनिक में 4 हैं, तो बाकी सब में p ऑर्बिटल के साथ साथ d ऑर्बिटल्स भी होता है। तो d ऑर्बिटल अवेलेबल हो तो वो ज़्यादा बॉन्ड बन सकते हैं, क्योंकि p ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल में जो पेयर इलेक्ट्रॉन है वो मूव करके d ऑर्बिटल में जा सकते हैं। तो नाइट्रोजन की पहली वजह क्या है डिफरेंस की? द डिफरेंस हैव बीन एट्रीब्यूटेड टू द अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल ऑन फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, बट नॉट ऑन नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, वाई द केमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोजन इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15। तो नेक्स्ट डिफरेंस क्या है? Another important difference between nitrogen and the later group 15 element is the ability of nitrogen to take part in strong hydrogen bonding। नाइट्रोजन के साथ जब हाइड्रोजन अटैच होती है तो वो बहुत ही पोलर बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से इसका जो कंपाउंड अमोनिया या कोई भी बनता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। दिस अराइजेज फ्रॉम द मच हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तीसरे नंबर पे है, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के बाद पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, छोटा साइज होने की वजह से। तो ये इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि इसके साथ अगर हाइड्रोजन अटैच हो तो वो बॉन्ड बहुत ही पोलर होता है। उसके बाद आ जाता है जो इधर एक MCQ बनता है कि फास्फोरस जो है, फास्फोरस उसमें बहुत सारे उसके एलोट्रॉप्स हैं, तो उसकी एक ऐसी भी फास्फोरस है जो रेडियो एक्टिव है।
आल्दो द ओनली नेचुरली एकरिंग आइसोटोप फास्फोरस का जो नेचुरली एकरिंग आइसोटोप है वो P31 है, जिसका एटॉमिक मास 31 है। उसके अलावा रेडियो एक्टिव आइसोटोप भी तैयार किए गए हैं 16। उनमें से 32 जो है P32 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, विच इज़ उसकी हाफ लाइफ कितनी है, ये MCQ बन सकता है। 14.3 डेज़ है और ये सूटेबल है। इसे कहीं भी ट्रेसर के तौर पे यूज़ करते हैं। ट्रेसर क्या होता है, कोई भी रिएक्शन जिसमें फास्फोरस यूज़ होती है, हम देखते हैं फास्फोरस कहाँ जाके बॉन्ड बनाया और किस फॉर्म में गई है, तो वो चेक करने में रेडियो एक्टिव के तौर पे रेडियो एक्टिव P32 यूज़ करते हैं, जिससे रिएक्शन का मैकेनिज़्म हमें समझ आ जाता है। अब नाइट्रोजन एलिमेंट्स जो हैं उनके कंपाउंड स्टडी करने से पहले जनरल एलिमेंट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में अवेलेबल होती है, इसे N2 डाई नाइट्रोजन भी कहते हैं। डाई नाइट्रोजन इज़ ऑब्टेन्ड इंडस्ट्रियली बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर। जो लिक्विड एयर है यानी इस हवा को ठंडा करते हैं -200 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो उस लिक्विड एयर को दोबारा हीट करते हैं तो नाइट्रोजन जो होती है वो लैदा हो जाती है, ऑक्सीजन लैदा हो जाती है। तो लिक्विड एयर की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं कि हीट करके हर गैस को का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, हर लिक्विड फॉर्म में हर गैस ऊपर उड़ेगी और कलेक्ट हो जाएगी। एंड द प्रोडक्ट कंटेन सम आर्गोन, लेकिन लिक्विड नाइट्रोजन से लिक्विड एयर जो है उसको लिक्विफाई करके उसमें से जब नाइट्रोजन हासिल करते हैं उसमें थोड़ी बहुत आर्गोन आ जाती है और ऑक्सीजन भी आ जाती है। डाई ऑक्सीजन को कैसे रिमूव करते हैं, जो आ जाती है इसके अंदर थोड़ा सा हाइड्रोजन ऐड करके उसे कैटालिस्ट के प्लैटिनम के ऊपर से गुजारते हैं, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करके पानी के वेपर बन जाते हैं और नाइट्रोजन रह जाती है या थोड़ी सी आर्गोन रह जाती है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को कैसे सेपरेट करते हैं, परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, गैस परमिएबल मेम्ब्रेन, तो उस आजकल जो जदीद तरीका उसके ज़रिए भी हम इसे साफ़ कर सकते हैं। डाई नाइट्रोजन जो होती है, चूँकि उसमें नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो वो जनरली अनरिएक्टिव होती है। अब आ गया फास्फोरस। फास्फोरस जो होता है इसकी कॉम्प्लिकेटेड एलोट्रोपिक है। 12 फार्म्स जो हमें हैं वो पता चली हैं एलोट्रोपिक फार्म फास्फोरस की, और उसके अंदर क्रिस्टलाइन भी आ जाती हैं, मॉर्फर फार्म भी आ जाती हैं। सबसे पहले जो है वो हम वाइट फास्फोरस को डिस्कस करेंगे, जो सबसे हमें स्टेबल मिलती है। असल में वो स्टेबल नहीं है, वो थर्मोडायनामिकली देखें तो कम स्टेबल है, लेकिन ओवरऑल वो फार्म हमें अवेलेबल ही है। ऐसी चीज़ को हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, मेटा स्टेबल स्टेट कहते हैं। जैसा डायमंड जो है वो थर्मोडायनामिकली बॉन्ड के लिहाज से देखें तो ग्रेफाइट से कम स्टेबल है, लेकिन एग्जिस्ट वही करता है, तो ऐसा मेटा स्टेबल है। तो वाइट फास्फोरस का भी यही हिसाब है। क्रिस्टलाइन वाइट फास्फोरस कंटेन्स, इसके अंदर 4 फास्फोरस आपस में उन्होंने बॉन्ड बनाए होते हैं, जैसा टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट टाइप होती है। 4 फास्फोरस ने आपस में बॉन्ड बनाए होते हैं, तो हर मालिक्यूल के अंदर 4 फास्फोरस के एटम होते हैं। क्रिस्टलाइन वाइट फास्फोरस कंटेन्स टेट्राहेड्रल P4 मालिक्यूल। ये MCQ भी बन रहता है कि P4 मालिक्यूल इसके अंदर होते हैं, इन विच फास्फोरस डिस्टेंस इतना होता है और इनके दरमियान पता चलता है कि फास्फोरस सब के दरमियान सिंगल बॉन्ड है। वाइट फास्फोरस को हम कहते हैं ये स्टैंडर्ड स्टेट है लेकिन एलिमेंट की, लेकिन एक्चुअली ये सबसे ज़्यादा यही स्टेबल है, लेकिन असल में ये मेटा स्टेबल है। और मेटा स्टेबल हमने पीछे डिस्कस किया था कि वो थर्मोडायनामिकली कम स्टेबल होती है, लेकिन एग्जिस्ट वही करती है। अब हमारे पास अगर वाइट फास्फोरस है, इसे हीट करें, इसके अंदर से एनर्जी निकले तो रेड फास्फोरस बनती है, लेकिन वाइट फास्फोरस से भी ज़्यादा स्टेबल ब्लैक फास्फोरस है थर्मोडायनामिकली, तो वो एनर्जी रिलीज़ करके वाइट फास्फोरस में कन्वर्ट हो सकती है। वाइट फास्फोरस जो है वो डिस्कस हो रही है। उसके अंदर ये देखें, ये P है, P ने इस P के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है और इस P के साथ बनाया हुआ है, और इस P के साथ इस P ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 1 2 और 3। उस P ने भी 3 बनाए हुए हैं, 1 2 और 3। इस P ने भी 3 बनाए हुए हैं और ऊपर वाली P ने भी 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो हर P ने आपस में मिलके 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए होते हैं। तो वाइट फास्फोरस प्रोबेबली ओरिजिनेट फ्रॉम द, तो ये स्ट्रेन मेटास्टेबल क्यों है, क्योंकि स्ट्रेन आ जाता है, एंगल 2 बॉन्ड्स के दरमियान 60 डिग्री भी होता है, जिसकी वजह से स्ट्रेन आने से ये स्टेबल नहीं होती बल्कि मेटास्टेबल होती है। वाइट फास्फोरस जो होती है, इसे तैयार करने के लिए कौन सा रिएक्शन करते हैं, पीछे रिएक्शन देखा था वाइट फास्फोरस को बनाने के लिए, एंड हीटिंग द एलोट्रॉप्स इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर। जो इसका एलोट्रॉप होता है उसको इनर्ट एटमॉस्फेयर में हीट करते हैं, प्रोड्यूस तो वो रेड फास्फोरस में कन्वर्ट। वाइट फास्फोरस को हीट करें ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में, तो वो हीट होकर रेड फास्फोरस बन जाती है, क्योंकि ये टूटता है एक बॉन्ड इसमें से, तो आपस में वो जुड़ना शुरू हो जाते हैं और रेड फास्फोरस बन जाता है। उसे मज़ीद हीट करते हैं तो इतना तप जाता है कि वो सारे बॉन्ड टूट के इरेगुलर रेंज हो जाते हैं, तो ब्लैक फास्फोरस बन जाती है, जो मॉर्फस कंसिडर होती है।
सेवरल क्रिस्टलाइन फार्म्स और रेड फास्फोरस के अब कई क्रिस्टलाइन फार्म मौजूद हैं और उनके अंदर इन्फिनिट लंबी क्रिस्टल लंबा बनता है क्योंकि P4 मालिक्यूल आपस में जुड़ना शुरू करके रेड फास्फोरस बन जाता है, इसलिए इसकी डिफरेंट क्रिस्टलाइन फार्म मौजूद हैं। हिटोस वारफोरस जो होती है, हिटोस वारफोरस, इसे हम वायलेट फास्फोरस भी कहते हैं, इज़ अ वेल करेक्टराइज्ड फार्म ऑफ द रेड फास्फोरस की ये सबसे मशहूर फार्म है और कॉम्प्लिकेटेड भी है। इनमें चेन इंटरलॉक हुई होती हैं, नॉन बॉन्डेड चेन पैरेलल टू द ईच लेयर होती हैं। ऐसी चेन जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया तो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और चेन इन वन लेयर लाई एट वन, एक दूसरे के ऊपर वो राइट एंगल पे पड़ी हुई होती हैं। अब आ गया ब्लैक फास्फोरस, तीसरी जो है ब्लैक फास्फोरस जो होती है ये काइनेटिकली इनर्ट है, यानी ये पड़ी हो तो रिएक्शन नहीं करती, ये इनर्ट है एंड डज नॉट इग्नाइट इन एयर, ना हवा में इसका रिएक्शन होता है, 670 केल्विन टेम्परेचर तक भी इसको रिएक्शन नहीं करती हवा में। रेड फास्फोरस जो होती है इंटरमीडिएट है रिएक्टिविटी के लिहाज से वाइट और ब्लैक के दरमियान। इट इज़ नॉट, सबसे रिएक्टिव कौन हुई फिर वाइट और सबसे लेस रिएक्टिव ब्लैक हुई और ये इंटरमीडिएट है रेड। इट इज़ नॉट पॉइजनस, रेड फास्फोरस पॉइजनस भी नहीं है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में हल भी नहीं होती और ना ही हेलोजेंस वगैरह सल्फ़र और मेटल से रिएक्ट करती है, बट लेस विगरसली देन डज वाइट फास्फोरस, और रिएक्शन करे भी तो लेस विगरसली होता है और मेटल्स वगैरह सल्फ़र के साथ हेलोजन के साथ वाइट फास्फोरस की निस्बत है। जो वाइट फास्फोरस है, वाइट की बात हो रही है, वाइट फास्फोरस की अब डिटेल आ गई है। वाइट फास्फोरस सॉफ्ट होती है, वैक्सी वैक्सी लगती है, सॉलिड है और येलो होती जाती है जब इसके सूरज की रोशनी में ज़्यादा देर रखें, जब हवा रोशनी में वैसे पड़ा रहने दें। ये बड़ी जहरीली है और खून में जल्दी से शामिल हो जाती है, जिगर में भी, और ख़तरनाक है। वाइट फास्फोरस जो होती है बेंजीन में हल होती है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में, कार्बन डाइसल्फाइड में, और ये पानी में हल नहीं होती, इसलिए इसे पानी में ही स्टोर करते हैं ताकि इसकी ऑक्सीडेशन होकर ये पीली ना हो जाए या ख़राब ना हो जाए। मोइस्ट एयर में क्या होता है, इसकी लुमिनेसेंट होती है, कैमीलुमिसेंट ऑक्सीडेशन हो जाती है। कैमीलुमिसेंट ऑक्सीडेशन क्या होती है कि जब हवा में पड़ी पड़ी रिएक्शन होता है और इसमें से ग्रीन रोशनी निकलती है, ग्रीन ग्लो करती है और फास्फोरस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है और ओजोन भी बनती है। ठीक है, कैमीलुमिसेंट रिएक्शन MCQ बनता है। कैमीलुमिसेंट रिएक्शन इज़ वन दैट इज़ अकम्पेंड बाय द एमिशन ऑफ लाइट, जिस रिएक्शन के दौरान लाइट निकलती है, जो चमकती हुई रोशनी निकलती है, ऐसे रिएक्शन को कैमीलुमिसेंट रिएक्शन कहते हैं। तो ये सारी एलिमेंट्स की डिस्कशन थी, एलिमेंट नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ की। कल पर नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके कंपाउंड्स, बाइनरी कंपाउंड और डिफरेंट कंपाउंड्स डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।